So, hello everyone. Myself Tushar Rana, and I'm from Triple IT CCT. And currently, I'm a second year undergraduate student doing BTech from CSE. So, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में दैट इज द चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर स्टार्ट किया था और हमने इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आई थिंक आप सबको पता था कि ये चैप्टर यानी कि उतना बड़ा नहीं होता, पर हमने थोड़ा सा यानी कि इसे थोड़ा जो अपना पिछला सेशन हुआ था दैट इज द सेकंड लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा अच्छे से ब्रीफिंग करवाया था क्वेश्चंस का, और आपको आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी बताया था मैंने, और एक एक आंसर लिख के भी दिखाया था। ओके, तो आई थिंक उसमें हमारा थोड़ा टाइम चला गया, बट हमने अच्छी अंडरस्टैंडिंग करी इस चैप्टर के बारे में, और क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते, कैसे सॉल्व किए जाते, इसके बारे में हमें अच्छा नॉलेज हो गया। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी लास्ट पार्ट पे इस चैप्टर के इनसाइड एग्जाम्पल क्वेश्चन में। तो आई थिंक हमने एमसीक्यू टाइप 2 तो फर्स्ट में ही कंप्लीट कर लिया था, दैट्स फर्स्ट लेक्चर में, एंड इन द सेकंड लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड दिस व्हाट ओके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, नाउ वी वर एट मैचिंग टाइप। ओके, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट फॉर दिस चैप्टर। ओके, सॉरी, हाँ, दिस इज चैप्टर 15। ओके, लेट मी, ओके, सो दिस वाज आवर पॉलीमर्स चैप्टर। सो ये जो चैप्टर है ना, ये उतना बड़ा नहीं होता, ये एक टाइप का नंबर गिविंग सब्जेक्ट होता है। इससे मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन अगर जेईई मेंस के बारे में बात करें, तो इससे 2 क्वेश्चन तो आने ही है। ओके, तो आप इजीली आपको पता है। फिर चलिए हम बात करते हैं अपने टाइप फोर के बारे में। टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें आज इस चैप्टर को कंप्लीट भी करना, और हम फिर कुछ पीवाईक्यूज भी लगा लेंगे। ओके, तो हमारी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 38 करा दिया था, लेट मी चेक इफ वी हैव डन दैट। फर्स्टली मुझे यहाँ मार्कर खोलने दीजिए। ओके, ऑल सेट, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, अब देखते हैं हम पिछले इसमें कहाँ तक की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है मैच द पॉलीमर्स गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर केमिकल नेम्स इन द कॉलम। ओके, तो इसमें भी हमें केमिकल फॉर्मूलाज दिए हुए एंड केमिकल नेम्स दिए हुए। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो पहली बात, तो कॉलम 1 में हमारे पास पॉलीमर्स दिए हुए, पॉलीमर्स, और उनके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है दैट इज द केमिकल नेम्स। ओके, केमिकल नेम्स या फॉर्मूला आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो ये 2 कॉलम बना लीजिए आप ऐसे से, और पहला क्या दिया है, फर्स्ट वन इज नायलॉन 6। ओके, आई थिंक आप सभी को पता है नायलॉन 6 क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं भी। नायलॉन 6, व्हाट इज नायलॉन 6? तो देखते हैं। देखिए, नायलॉन 6 जो होता है ना, वो एक टाइप का पॉलीमर होता है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम, एक एलिमेंट, एक कहना चाहिए कि चलिए इसका आंसर हम ऊपर लिखेंगे, मैं आपको इसकी ब्रीफिंग लिखा दे जाऊंगा। सेकंड हमारा है पीवीसी, एंड थर्ड वन इज व्हाट इज दैट, एक्रिलिन, एक्रिलिन, and fourth one is natural rubber, and the fifth one is LDP, that is low density polymer। ओके, चलिए अगर हम पहली बात करें तो नायलॉन 6 के बारे में, तो देखिए जो नायलॉन 6 होता है ना, नायलॉन 6, इससे हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम। आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज कैप्रोलैक्टम, हीटिंग बाय कैप्रोलैक्टम। ओके, तो और इसमें आप वाटर भी डालते हैं साथ ही साथ, विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, तब आपके पास ये नायलॉन 6 बनता है। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके पास, चलिए इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इससे रिलेटेड आपके पास कॉलम 2 में ऑप्शन क्या दिख रहा है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीकैप्रोलैक्टम। हाँ, तो देखिए एज अ पॉलीमर तो ये कैप्रोलैक्टम के मैनी यूनिट्स बनाता है, मैनी यूनिट से जुड़ जाता है, और ये पॉलीकैप्रोलैक्टम ही होता है इसका केमिकल नेम। ओके, पॉलीकैप्रोलैक्टम। चलिए अब बात करते हैं पीवीसी के बारे में। तो देखिए जो पीवीसी होता है ना, ये जस्ट केमिकल नेम है, दैट इज आप सभी को पता है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, डिस्कस भी नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख देंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इजी। अब चलते हैं हम एक्रिलिन के बारे में। तो देखिए जो एक्रिलिन होता है ना, मैंने आपको बताया था, इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट। क्या बात कर रहा मैं, देखिए अगर हम थर्ड वाले के बारे में बात करें, दैट इज एक्रिलिन, तो ये जो पॉलीमर होता है ना, ये कह सकते हैं ऑप्टेन
by polymerization of what? Acrylonitrile with presence of कुछ catalyst हम डालते हैं, that is just peroxide with peroxide catalyst. Okay, so this was our so the correct option for this one will be what will be that is B, polyacrylonitrile. ओके, अब नेचुरल रबर के बारे में बात कर लेते हैं और एलडीपी के बारे में बात कर लेते तो देखिए नेचुरल रबर एक सिंपल लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन यूनिट्स का। तो इसे हम ये जो लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती है ना, उसे हम सिस पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस पॉली आइसोप्रीन। फिर एलडीपी के बारे में बात करें तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये तो सिंपल उसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया, पॉलीथीन है, सॉरी पॉलीमर बोल दिया था मैंने। ओके, तो आई थिंक आप सभी को ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम मिला लेते हैं। नायलॉन 6 हो गया हमारा कैप्रोलेक्टम, पीवीसी हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। आई थिंक ये वाला भी हो जाएगा, नेचुरल वाला ये हो जाएगा, एंड दिस वन विल बी दिस। ओके, चलिए उसी की तरह आप क्वेश्चन नंबर 14 में कर लेते हैं। सिंपल सिंपल है, बस मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा आपको तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अब चलिए, दैट इज द पॉलिस्टर ऑफ, अब हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल आंसर देखते हैं। पॉलिस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड पिथैलिक एसिड। ओके, तो ये जो पिथैलिक एसिड और ग्लाइकोल का पॉलिस्टर बनता है, उसका कमर्शियल नेम क्या है वो बात करें तो देखिए जो लेफ्ट साइड में दैट इज द रिलेटेड पॉलीमर रिगार्डिंग द कमर्शियल नेम गिवन टू द सब्सटेंस। ओके, यानी कि आप जब इन पॉलीमर्स का यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट या कह सकते हैं कोपॉलीमर या पॉलीमर यूनिट है, ये जब एडिशन में आते हैं तो ये कुछ बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं। उसका जो कमर्शियल नेम है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो पहला है ना, दैट इज द ग्लाइकल है ना। ओके, सॉरी ग्लाइकल। तो देखिए जो ग्लाइकल होता है ना, जब आप इन दोनों का पॉलिस्टर बनाते हैं तो ये फॉर्म करता है ग्लिप्टन। ठीक है, ग्लिप्टन इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस पॉलिस्टर ग्लाइकोल एंड पिथेलिक एसिड। ओके, और ये जो होता है ये एक टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आई थिंक फर्स्ट वन इज बी। ओके, तो आप ऐसे मैच भी करते रहिए। अब चलते हैं हम अपना सेकंड वाले के ऊपर, दैट इज वो बोल रहा है कि को पॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटा डाई। तो ये मुझे कुछ कुछ रबर वाला सिस्टम दिखने लगा यहाँ पे। ओके, और ये स्टायरिंग भी हो गया। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पर वो चीज नहीं है जैसे हम हीट वीट करते थे इसमें सल्फर वल्फर डालते थे, वो चीज नहीं है। तो इसमें वो चीज आप ध्यान नहीं लाए। ओके, तो देखिए ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है ना, जब इसका और स्टायरिन का कोपॉलीमर बनता है तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ अनदर पॉलीमर दैट इज द ब्यूनास। ओके, फॉर्म्स ब्यूना एस। ओके, तो इसका कमर्शियल नेम ब्यूना एस होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉलीमर के ऊपर, दैट इज द फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड फिनॉल का कुछ सिस्टम यानी कि सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड पॉलीमर है। ओके, रेजिन। तो ये जो चीज होती है ना, ओके, तो देखिए जब आप फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल को यानी कि मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म्स अनदर पॉलीमर दैट इज कमर्शियली नोन एज नोवेलिक। ओके, तो नोवेलिक इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन। ओके, बट जो नोवेलिक होता है ना, ये उसका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। इसका मेन फॉर्मेशन इज बैकलाइट। क्या कह रहा है मैं कि ये बेसिकली इट फॉर्म्स बैकेलाइट। ओके, बैकेलाइट, बट देखिए ऐसा आपने ऑप्शन में नहीं है, सो इट ऑल्सो यार फॉर्म्स नोवोलाइट। और ये नोवोलाइट क्या होता है एज एन इंटरमीडिएट, सो आवर ऑप्शन विल बी ए। ओके, चलिए नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, लेट्स सी। तो देखिए पॉलिस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड टर्पिथेलिक एसिड बोला है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर ऑप्शन है, दैट इज ग्लाइकोल दिया है हमारे पास और प्लस में कह दिया टर्पिथेलिक एसिड दिया हुआ है। तो देखते हैं, तो देखिए जो ग्लाइकोल और टर्पिथेलिक एसिड होता है ना, ओके, तो इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास जो ऑप्टेन पॉलीमर आ जाएगा, ओके, दैट इज सिंपली पोटैक्रोन। ओके, इट विल फॉर्म
टैक्रो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आप इस मैच कर लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनाइन। ओके, तो आई थिंक ये एक्रोनाइट्राइल से अभी आप समझ के होंगे। ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 40 में था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? ओके, तो हमारे पास बहुत से मल्टी एमसी दैट इज मैचिंग टाइप है, हम उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है हमारे पास कि पहले कॉलम में हमारे पास पॉलीमर्स दिए और सेकंड कॉलम में मेन एप्लीकेशन दिए। तो ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसी के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो पहला हो गया बैकलाइट, बैकलाइट सॉरी, बैकलाइट। ओके, तो बैकलाइट जो होता है इट इज यूज्ड एज एन यूटेंसिल्स, सॉरी यानी कि कहना चाहिए कुछ भी प्लास्टिक वाला हार्ड मटेरियल होता है। ओके, जो हम घरों में यूज करते हैं, इट इज मोस्टली यूज्ड इन हाउस होल्ड यूजेस। ओके, लाइक मेकिंग कॉम्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गया। ओके, तो ये सब। तो व्हाट इज द फिर? ओके, फर्स्ट का ऑप्शन में लिखना पड़ेगा, दैट इज नॉन स्टिक कॉकवेयर बी, नो, सो इट विल बी इलेक्ट्रिकल स्विचेस में बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी। सेकंड वन, व्हाट इज द एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर। तो देखिए, लो डेंसिटी पॉलीमर पॉलीमर जो सॉरी पॉलीथीन जो होता है वो यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्क्वीज्ड बॉटल। तो आपने देखा होगा कि जो बिस्लेरी की बॉटल्स होती है वो इतनी यानी कि उनकी डेंसिटी उतनी हाई नहीं होती। ओके, तो वही पॉलीमर पॉलीथीन यूज होता है इन दैट फॉर्म, इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्लास्टिक बॉटल्स। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज थर्ड वन। तो ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है बेसिकली? ये हम यानी कि जैसे क्रॉकरीज होती है ना, तो उसमें यूज करते हैं। बट द थिंग इज दैट जैसे आपके पास वो देखा होगा आपने, चाय वो चाय चीनी मिट्टी वाली जो क्रॉकरी रहती है वो टूट जाती है, बट द थिंग इज दैट दिस आर यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ओके, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, तो ऐसा ऑप्शन है अपना ए। तो आपको ऐसे मिलाना है। अब आ गया हमारा नायलॉन 6, तो ये इसके बारे में बात करें तो नायलॉन 6 का एप्लीकेशन और नायलॉन 6 के बारे में तो सब चीज आपने पता पढ़ ही रखी होगी। तो देखिए, इट इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, क्योंकि इट इज फॉर्म बाय द रबर ओनली। ओके, ये टायर हो गया, फिर यहाँ पे कॉर्ड्स भी है। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर एफ। फिर बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की, दैट इज पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन। ओके, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन जो होता है उसको हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर आइटम्स। तो आपने जिस पैन वैन देखे होंगे, जैसे प्रेस्टीज हो गया, फिर कुछ भी पिजन विजन होते हैं जो थोड़े महंगी कंपनी है उनके, जो आपने नॉन स्टिक पेन देखे होंगे जो ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है अंदर साइड में। ओके, बेसिकली दैट इज द पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। ओके, दे आर यूज्ड। ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर दैट ऑप्शन नंबर, आई थिंक दिस इज सी, सॉरी सॉरी, बी, दैट इज नॉन स्टिक कुकवेयर्स। ओके, तो ये है दैट द पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन देख लेते क्या होता है। सिक्स वन, दैट इज पॉलीस्टायरीन। ओके, so that is polystyrene is basically used in the manufacturing of that packaging material. Okay, so that is option number C. I think all done. चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है मैचिंग द फॉलोइंग पॉलीमर। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो नायलॉन 6 हो गया, तो नायलॉन 6 अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, नायलॉन 6 जो होता है मैंने आपको कितनी बार बता दी कि इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन, और उसके साथ में हम एडिपिक एसिड डालते हैं। क्या बोला मैंने? उसके साथ में एडिपिक एसिड डालते हैं और वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक क्या होना चाहिए, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी बताया मैंने। ओके, तो दिस वन इज फॉर दैट वन। एंड पीवीसी इट इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये देख लेते हैं। तो ये जो होता है ना, इट इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये आपको याद रखना है। और एचडीपी एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर ये जो होता है। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का प्रोसेसिंग देखते हैं, तो वहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन, यानी कि जैसे आपने कोई भी हाई डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन बनाना है, तो आप क्या करते हैं पता है कि इथीन को आप एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में डालते, और वहाँ पे एक कैटलिस्ट भी यूज करते, दैट इज मेनली जिगलर नेटा पॉलीमराइजेशन, और या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि उसमें वही यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने ये सारी चीज आपको पढ़ा रखी है। ओके, सो दैट इज फर्स्ट का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, एंड सेकंड का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, एंड द थर्ड वन विल बी बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है मैच द फॉलोइंग पॉलीमर इन द गिवन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ लिंकेजेस प्रेजेंट। ओके, तो ये अच्छी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए जो टर्लिन हो गया, ओके, या फिर कोई या फिर इसके साथ में एक और पॉलीमर होता है दैट इज डाइक्रोन में भी। हाँ, तो उन दोनों में पता है कि जो लिंकेजेस होता है दैट इज बेसिकली ईस्टर लिंकेजेस। तो आपने देखा होगा कि ईस्टर जो होता है उसका लिंकेज कैसा होता है, जस्ट लाइक दैट देयर इज द लिंकेज इन द टर्लिन एंड द डाइक्रोन। ओके, तो फर्स्ट वन इज दैट टर्लिन, या फिर क्या कर सकते हैं और डाइक्रोन, आप इसके नाम से भी जानते हैं, हैव एस्टर लिंकेजेस। सो आर ऑप्शन नंबर वन भी डी। अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे, तो हमारा हो गया नायलॉन। तो नायलॉन में वो बोल रहा है कि कौन से टाइप के लिंकेजेस, तो नायलॉन इज जस्ट बेसिक अमाइड लिंकेजेस। अमाइड लिंकेजेस आई थिंक ऑल नो, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम थर्ड के ऊपर, दैट इज द सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिंकेजेस दिखता है। दैट इज बेस्ड, यानी कि आपको पता है कि जो सेल्यूलोज होता है ये स्टोर्ड इन प्लांट्स होता है, स्टोर्ड बाय प्लांट्स होता है। ओके, तो इसमें जो वो होते हैं ना हमारा लिंकेज, दैट इज बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के बारे में, तो चलिए प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन, ओके, तो देखिए जो प्रोटीन होते हैं ना उनमें भी हमारे अमाइड लिंकेजेस ही देखे जाते हैं, राइट, लिंकेजेस। तो आपको इससे दो बार ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द प्रोटीन एंड नाइलॉन सेम। नाउ देयर कम्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आरएनएस उसमें जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें हमारा फॉस्फेट होता है बेसिकली। ओके, इसमें हमारा शुगर होता है, उसमें हमारा क्या होता है, ओके, इतना और क्या हो गया, बस इतने ही होते। तो इनमें जो होते हैं ना दैट इज बेसिकली फॉस्फोडाइजर थिंकिंग। ओके, ये ऑप्शन आई थिंक ऑल क्लियर। तो देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने ये चैप्टर की थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर जस्ट बिट टू वर्क फॉरवर्ड। ओके, नहीं कहना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए टर्लिन पता ही नहीं है, डाइक्रोन पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ये चीज क्या है, अभी पहली बार नाम सुन, तो आपको बहुत दिक्कत चाहिए, क्योंकि आपको जस्ट वन वर्ड में आंसर मिल रहा है। ओके, पर सोचिए अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको बिना कुछ सोचे समझे एकदम जस्ट विद इन अ सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये बात। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। ओके ओके, टू मोर एमसीक्यू दैट इज मैचिंग टाइप रिमेनिंग। ओके, वी विल कंप्लीट इट एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि ओके, तो हमारा कॉलम 1 में मटेरियल दिया हुआ है और कॉलम 2 में हमारे पास दिया हुआ है पॉलीमर्स। चलिए उल्टा सीधा कर दिया। नेचुरल रबर लैटेक्स, तो देखिए जो नेचुरल रबर लैटेक्स होता है वो कैसे मिलता है, ये बोल रहा है। हाँ, तो देखिए जो नेचुरल रबर होता है वो एक लीनियर पॉलीमर होता है ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, तो इसे हम सिस आइसो पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। तो ये हम कितने बार बता सके, तो फर्स्ट का हो जाएगा है वुड लेमिनेट्स। वुड लेमिनेट्स क्या हो गया, तो देखिए जो वुड लेमिनेट्स होते हैं ना इट इज फॉर्म बाय द यूज यूरिया फॉर्मल डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये हो गया इसका जस्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से। फिर हमारा नायलॉन जो हो गया उसे हम यूज कहाँ करते हैं, इसमें रूप्स एंड फाइबर्स में। फिर पॉलिस्ट्रिक फैब्रिक्स कहाँ यूज होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज पॉलिस्ट्रिक फैब्रिक्स। तो अगर हम बात कर ले डेक्रोन के बारे में, तो डेक्रोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, दैट्स पॉलिस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड व्हाट, वन मोर थिंग इज दैट टर्फिथलिक एसिड। ओके, तो उसमें हमारा पॉलिस्ट्रिक फैब्रिक नाम आ जाता है, क्योंकि जो डेक्रोन होता है इट इज फॉर्म बाय द पॉलिस्ट्रिक पॉलीमराइजेशन। फिर फिफ्थ इज दैट सिंथेटिक रबर। तो आप सिंथेटिक रबर कैसे बनाते हैं वो चीज है, तो देखते हैं। तो देखिए जो नियोप्रीन करके एक और पॉलीमर होता है। ओके, तो नियोप्रीन इज पॉलीमर इज द टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर, आई थिंक ऑल नो दिस विल बी। अब बात करते हैं हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी की। अनब्रेकेबल क्रॉकरी के बारे में हम बात कर चुके हैं, दैट इज द मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ओके, आई थिंक और चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है मैच द पॉलीमर गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर रिपीटेटिंग यूनिट्स। ओके, तो इसका कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास, that is of that this is the monomer units and this is the related polymer which are formed by the repeating or addition of this polymers, sorry monomers। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं
पहला दिया एक्रिलेन। तो देखिए आपको पता है कि एक्रिलेन जो होता है इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, और उसमें हम पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन के वाइज चेक करें तो हमें दिख रहा है कि जो कॉलम वन में एक्राइलोनाइट एक्रिलेन है, इट इज मैचिंग विद द कॉलम नंबर, सॉरी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी डी। क्योंकि इसमें देखिए आपको एक्राइलोनाइट्राइल लिखना है, तो आपको इसकी रिपीटेटिंग यूनिट्स बनानी पड़ेगी, दैट इज CH2 CHCl। ओके, फिर बात करते हैं सेकंड इज दैट पॉलीस्टीरीन इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट। तो देखिए उसमें हम स्टायरीन एज अ मोनोमर यूज करते हैं। ओके, स्टीरीन देखना पड़ेगा आपको, तो वेयर इज द स्टीरीन, अब आपको स्टीरीन का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, दैट इज सेकंड का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नियोप्रीन की, तो नियोप्रीन मैंने अभी बताया इट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर और ये फॉर्म होता है बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। तो आपको यहाँ पे क्लोरीन जैसा कुछ देखना है तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन विल बी आई थिंक क्लोरोप्रीन विल बी बी। अब आपको फोर्थ ऑप्शन इज दैट नोवेलिक। तो नोवेलिक भी मैंने बताया दैट इज द फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट व्हेन जब हम बैकलाइट बनाते हैं। ओके, तो बैकलाइट के फॉर्मेशन में आपको नोवेलिक मिलता है। तो बैकलाइट फॉर्म किससे होता है, दैट इज फॉर्म बाय द फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। तो इसमें दो है आगे, तो OH वाला देखिए और फॉर्मल्डिहाइड वाला देखिए। तो शर्बत ये विल बी क्लियर ना, द लास्ट वन दैट इज ब्यूनाइन। तो ब्यूनाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए ब्यूनाइन जो होता है दैट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ बेसिकली 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, तो इट विल बी आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये वाला आ गया आपका एक्राइलोनाइट है और ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आई थिंक ऑल डन। चलिए अ, अब चलते हैं अपने टाइप 5 पे। टाइप 5 पे, तो टाइप 5 इज नथिंग बट असर्शन एंड रीजन टाइप। असर्शन एंड रीजन। ओके, तो असर्शन एंड रीजन आपको पता होगा व्हाट इज दिस टाइप। तो देखिए इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन दिया, यानी कि इसमें 5 ऑप्शन लगे। तो फर्स्ट वन इज दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, और जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट। बट यानी कि देखिए इस पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन करेक्ट रहेगा, पर जो रीजन रहेगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा असर्शन का। सेकंड बोल रहा है कि वो बोथ आर करेक्ट और वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगा असर्शन का। थर्ड बोल रहा है बोथ असर्शन रीजन आर रॉन्ग। फो थर्ड सॉरी फोर्थ बोल रहा है असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। ओके, आई थिंक ऑल ऑप्शन आर क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 46। ओके, वन बाय वन हम चेक करेंगे। ओके, ओके इट इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, वी हैव टू मार्क हियर ओनली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो उसमें असर्शन दिया हुआ है कि रेयॉन, ओके रेयॉन के बारे में बात चल रही है। तो रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कॉटन फैब्रिक। तो आप सभी को पता है कि कॉटन जो होता है, हम हमें भी पता है नहीं कि हमारे इंडिया में कि दैट सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये बहुत ही ज्यादा यानी कि कहना चाहिए अच्छे फैब्रिक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है रेयॉन। ओके, तो रेयॉन इट इज नॉट अ नेचुरल फैब्रिक, जैसे हमारा कॉटन इज अ नेचुरल फैब्रिक। बट ये रेयॉन जो बोल रहा है इट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और वो बोल रहा है कि वो बेटर चॉइस है देन एज अ कॉटन। ओके, फैब्रिक के रेस्पेक्ट। चलिए देखते हैं। तो देखिए असर्शन तो इसका सही है, ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। रेयॉन को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं दैट एज कम्पेयर टू द कॉटन फाइबर, क्योंकि वो बहुत से मेजर्स हो जाते हैं जिसमें वो आगे बढ़ जाता है। फिर रीजन क्या दिया, मैकेनिक एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्यूलोज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एसिटाइलेशन। ओके, सो देखिए ये जो प्रोसेस हुई है ना, इस प्रोसेस से हम किसी भी यानी फाइबर फैब्रिक के एस्थेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा इंक्रीज कर पाते हैं। ओके, सो दैट्स द करेक्ट रीजन ऑल्सो। ओके, सो यानी कि जब आप रेयॉन में आप एसिटाइलेशन कराएंगे ना, तो उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। बस यही रीजन है कि आपका कॉटन फैब्रिक से ज्यादा अच्छा होता है, दैट इज रेयॉन। तो असर्शन भी सही है इसका और रीजन भी ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर विल बी बी। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि असर्शन में क्या दिया हुआ है, दैट इज मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ओके, लेट्स से, तो देखिए असर्शन ये तो सही दे रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारे सिंथेटिक पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल हो। ओके,
कुछ सिंथेटिक पॉलीमर आर आल्सो बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो मोस्ट आई थिंक असर्शन इज ट्रू। अब बात करते हैं रीजन के बारे में। तो देखिए, तो जो रीजन दिया हुआ है ना, रीजन इज दैट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नो 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 नो, आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? देखिए, चलिए मैं बात करते हैं। अब देखिए, जो मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं ना, ओके, वो आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि यहाँ पे पूरे तो नहीं बोला है इसने। देखिए, इसने ऑल नहीं बोला, इसने बोला मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट the what is the wrong in the reason that is that a large number of polymers are resistant to the degradation process of environment. Okay, that is the thing. तो देखिए, जब अगर बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, वो डिग्रेडेशन प्रोसेस में के ही रेजिस्टेंट है, जो एनवायरनमेंट खुद से करता है। ओके, तो that's why they are responsible for the accumulation of polymeric solid waste material. Okay, not the toxic character in the organic molecule. So this is the main reason behind that. So assertion is true, but the reason is wrong. So the correct option regarding this will be 4, जिसमें हमारा सही था, रीजन गलत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, पॉलीफिनिक मोनोमर्स अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अभी हम आंसर पे बात करेंगे। और रीजन दिया हुआ है इसका कि पहले असोसिएशन लिख देना और यहाँ रीजन लिख देना। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड एंड परसल्फेट। ओके, चलिए, अब देखिए, मैं पहले ऑलिफेनिक मोनोमर्स, अगर कई लोगों को नहीं पता होगा वो बताता हूँ। ऑलिफेनिक, हाँ, ऑलिफिक मोनोमर्स। तो ऑलिफिनिक मोनोमर्स जो होते हैं, ओके, तो बेसिकली वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। ये बात सही है, अंडरगोस एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हमारा असर्शन तो सही हो गया। सो आई थिंक असर्शन विल बी करेक्ट। फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ओके, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट मोनोमर जो हम ऐड करते हैं इस पॉलीमर को बनाने में। ओके, तो इस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की वजह से हमारी जो चेन लेंथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगे। ओके, तो दैट्स द थिंग। बट यहाँ रीजन दिया है, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड एंड परसल्फेट। कुछ कुछ दिया है। ओके, सो असम्पशन तो सही है। और रीजन भी जो दिया है, दैट इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, दैट इज सिंपली द मोनोमर यूनिट ऑफ दैट ऑलिफिनिक। ओके, और ये हम इनिशिएट करते हैं विद द पेरोक्साइड और परसल्फेट। ये भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे। ओके, क्योंकि अगर हमें ये एडिशन पॉलीमराइजेशन को रिलेट करना है, तो उसमें आपको उसकी लॉन्ग चेन बनते हुए बतानी पड़ेगी। बट यहाँ पे कुछ और ही बोल रहा है कि उसमें हम उसकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए ये सब पेरोक्साइड वगैरह डालते हैं। ओके, तो दैट्स द थिंग। So I think the reason is also true. Okay, just wait a minute. I think some error is there. Let me resolve it first. Okay. Mm, I think I need to reopen it. That's it. Okay. Nice. Uh, there are technical errors. Sorry. Sorry for the inconvenience. Okay. We can start. तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा assertion था वो सही था, और रीजन भी हमारा, if again it is causing error. Uh, okay, only for this part, I don't know. Okay, we will see it. Okay, for I will be starting from here. Instant setup. Okay, wait. Let me add a new page. यहाँ से over here it is working fine, but this side it is not working. Okay, I think it is not working. Okay, so just mark it that one. That this assertion is true, but the reason is not true. So the reason is also true, but not correct explanation. So option number 1 will be correct. I will be opening in this paint. I guess it will work here. Okay. So we have to just type. Don't worry. I will. Okay, I think now it is visible. Okay, let's see. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? Okay, we go. First, let me select the tools. Yeah, this is not working. Wait. Okay, now I think it is done. Okay. Okay, let's start with the question number 49. क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो हमारा थोड़ा सा वाइट इशू हो गया। आई थिंक दैट
is with the issue with that OneDrive note. I will figure it out. OneNote, sorry. Okay. क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि हमारे पास assertion दिया हुआ है कि चलिए हम यहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास assertion दिया हुआ है कि polymers are best used as a fibers because of high tensile strength. Okay. तो देखिए जो पॉलीमर्स होते हैं ना, दैट इज बेसिकली यूज्ड एज अ फाइबर्स, ओके, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो असर्शन तो हमारा नो वरी, इट इज ट्रू। अब अगर बात करते हैं हम रीजन की, ओके, अगर हम बात कर रहे हैं रीजन की, तो रीजन क्या है? दैट इज रीजन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द पॉलीमर्स। ओके, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है उनके बीच में, जिसकी वजह से क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स हो जाता है और उसके कारण उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर जो इंक्रीज करने लगता है। ओके, तो आई थिंक द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, और हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था अपना एमसीक्यू में। ओके, सो असोसिएशन रीजन आर बोथ करेक्ट, और जो रीजन है उसका ऑल्सो जस्टिफाई करो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 49। ओके, so this is now let's move on to the question number 50। क्वेश्चन नंबर 50। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, चलिए ये देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि फॉर मेकिंग रबर सिंथेटिकली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज्ड। ओके, तो ये चीज बात चली। अब हम थोड़ा सा रबर वाले मॉलिक्यूल्स में आ गए। तो देखिए, तो जो असोसिएशन दिया हुआ है ना, अगर हमें सिंथेटिकली रबर बनाना है तो हम आइसोप्रीन मॉलिक्यूलर को पॉलीमराइजेशन नहीं करते, क्योंकि जो सिंथेटिक रबर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रबर पॉलीमर दैट आर कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। क्योंकि अगर हमें रबर तो हमारे पास नेचुरल रबर था ही, अगर हमें उसे बढ़ाना है तो उसकी लेंथ को हम बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं पता है? देयर आर सम होमोपॉलीमर्स, आइदर 1,3 ब्यूटाडाइंस और डेरिवेटिव ऑफ कोपॉलीमर्स ऑफ ब्यूटाडाइन। ओके, तो वो सब चीजें होती है। तो दैट इज द असर्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, और असर्शन रॉन्ग हो गया तो उससे रिलेटेड ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज फिफ्थ ऑप्शन। ओके, सो इट इज जस्ट, यानी कि इसका पहला वाला स्टेटमेंट, और ये बोल रहा है कि नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, उससे मतलब ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि असर्शन रॉन्ग हो गया तो रीजन हमारा सही होगा। तो और ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन फिफ्थ है, तो आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सॉरी, लेट मी गो बैक। नो, वी वेयर इट गो। हाँ, तो अब हमारा बोर्ड भी आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि नेटवर्क पॉलीमर्स आर थर्मोस्टेटिक नेटवर्क पॉलीमर्स है हाई मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन नंबर 51 तो बहुत इजी है। देखिए, इसमें असर्शन और विशन जो है ना, दोनों की देखिए, असर्शन बोल रहा है कि जो हमारा नेटवर्क पॉलीमर है वो थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ये एकदम ट्रू हो गया। फिर जो हमारा रीजन दे रहा है वो बोल रहा है कि नेटवर्क पॉलीमर्स है वो हाई मॉलिक्यूलर मास, ये भी ट्रू हो गया। बट द थिंग इज दैट जो रीजन है उससे हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो एज क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, तो ऐसा कुछ मैच नहीं कर पा रहे। ओके, और ये नेटवर्क पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज नॉट क्वेश्चन रीजन ट्रू, बट द थिंग इज दैट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस assertion। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स। ये हमने देखा था। फिर ये क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये रीजन बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। असर्शन दिया है वो हमारे पास, वो तो हमारा ट्रू है। ठीक है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं। रीजन क्या दिया हुआ है? फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन पे जाए थोड़ा सा, ओके, तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास दिया है कि टेट्रोक्लोरोइथेन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नॉन स्टिक नॉन स्टिक नेचर आता है इन दैट कुकवेयर्स। तो देखिए, जो टेट्राफ्लोरोइथेन होता है ना, जब आप उसे हीट करते वाया दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो वहां पे आपका टेफ्लॉन बनता है। क्या लिखे हमने? दैट इज टेट्राफ्लोरोइथेन। ओके, तो आप जब इसे हीट करेंगे तो आपको बनेगा टेफ्लॉन। ठीक है, तो देखिए केमिकली ये एक टाइप का इनर्ट और रेजिस्टेंट कंपाउंड होता है, और इसे हम यूज करते हैं इन मेकिंग ऑफ ऑयल सील्स या फिर कोई गैस्केट्स, या फिर कह सकते हैं जैसे आपने प्लम्बिंग के मटेरियल देखे होंगे ना, तो उसके यूजेस में हमने यूज करते हैं, दैट इज दैट टेफ्लॉन। बट ये ऐसा कुछ रीजन इज नॉट जस्टिफाइबल फॉर दिस असर्शन, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ओके, फॉर दिस टू, तो 51 and 52 both have the option number 1, you can just mark it here। Okay. With this, we have completed our type number 4. Sorry, type 5. This is assertion design type. Okay. So अब चलते हैं हम अपना लास्ट टाइप पे फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा हिंट और थोड़े से
रॉ आंसर दे दूंगा। ओके, चलिए, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ये हो गया हमारा 6 लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप में हम अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 फर्स्ट। तो क्वेश्चन 53 बोल रहा है दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स डू नॉट डिग्रेड इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, फिर बोल रहा है हाउ कैन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स बी मेड। ओके, ये सब बातें चल रही है। फिर क्या बोल रहा है वो, फिर बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच अदर। ओके, अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, ठीक है, बट हम इसे अच्छे से करेंगे। चलिए, तो अगर मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊं, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाँ, दैट इज PHBV। PHBV, मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और फिर वो आता है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, PHBV। ओके, ये आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला। तो ये जो होता है दैट इज, ये हमारा बनता है बाय द पॉलीमराइजेशन, को पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, दैट इज को पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटा ब्यूटेनोइक, ओके, एसिड, और उसके साथ में हम डालते हैं साथ ही साथ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ठीक है, तो ये जो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो PHBV होता है ना, उसे हम यूज करते हैं एज ए स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल। ओके, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो होते हैं ये डिग्रेड करते, इट इज नॉट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, इसलिए हम इसे यूज करते फॉर दैट पैकेजिंग मटेरियल। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कई चीज में बैक्टीरिया लग जाता है, तो हम उसे पैकेजिंग करते, ओके, बाय सम पॉलीथीन एंड एनी सब्सटेंस। ओके, सो दिस is used as an packaging material। ओके, और मैं ऊपर लिख देता है इसकी प्रॉपर्टी, एस दे आर नॉट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज, ओके, we can add whiteboard from here also। ओके, सो अब ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर कैसे मेड करते हैं हमने वो भी बता दिया। अब बात करते हैं, अगर हम बायोडिग्रेडेबल और एक पॉलीमर के बारे में बात करें, तो देखिए, एक नायलॉन 2 नायलॉन 6 होता है। ओके, सो इट इज अ बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेट पॉलीमाइड कोपॉलीमर। ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है ये भी। ओके, और ये किससे बना होता है, इट इज मेड ऑफ कोपॉलीमर ऑफ ग्लिसरीन, ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ओके, इससे बना होता है बेसिक। अब और एक नया पेज लेते हैं, आई थिंक कलर, आई थिंक चूज रेड, आई थिंक इट विल बी मोर। ओके, चलिए चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो देखिए, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाऊं, तो देखिए बायोपॉलीमर्स, ओके, देखिए जो बायोपॉलीमर्स होते हैं ना, वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, और दे आर बेसिकली फाउंड इन द प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ओके, या फिर जिनमें प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब। तो बायोपॉलीमर्स आर नेचुरल पॉलीमर्स फाउंड इन प्लांट्स, ओके, या फिर कह सकते हैं सच एज प्रोटीन, फैट, या फिर सेल्यूलोज, एटसेट्रा। और अगर वहीं पे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बात करें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में, ओके, तो दिस आर द पॉलीमर दैट कंटेन सम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ओके, जिनका जो कुछ कुछ सिमिलर होते हैं टू दैट बायोपॉलीमर्स। ओके,
और ये रेजिस्टेंट टू द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। ओके, आर पॉलीमर दैट कंटेन functional groups that are similar to as they those found in biofilms. So I think I have answered your question number 53. It is also a big question consisting of four different parts. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रबर एंड प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हमें बताना है कि विच वन इज, यानी कि उनके डिफरेंसेस बताने हैं। ओके, बेसिकली हमें पॉइंट आउट करते हैं। चलते, तो अगर हम बात कर ले रबर के बारे में, फर्स्ट थिंग हम रबर के बारे में बात करें, तो इन रबर रबर देखिए, जो रबर होता है ना, ओके, तो इसमें पॉलीमर चेन हेल्ड होती है बाय द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो ये चीज होता है। और वहीं पे अगर प्लास्टिक के बारे में बात करें तो इन रबर, तो रबर में होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और प्लास्टिक के बारे में बात कर ले, ओके, तो प्लास्टिक कंटेन्स द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये बिटवीन दैट इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट है। वहीं पे अगर हम बात कर ले रबर के बारे में, ओके, तो रबर में कुछ क्रॉस लिंक चेन्स भी होती है। ओके, बट रबर सम क्रॉस लिंक चेन्स, जैसे आपने देखा होगा सल्फर वाला, जो बीच में सल्फर आ जाता है, जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट के जैसे यूज होता है, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चेन। ओके, तो रबर के बारे में ये हो गया। और वहीं पे अगर हम प्लास्टिक के बारे में बात करें, तो प्लास्टिक जो होता है एकदम सिंपल लीनियर, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा स्लाइटली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है। ओके, जो थोड़ा सा गर्म करने पे यानी हीट करने पे आपको पिघलने लगेगा। ओके, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लास्टिक, आप सभी को पता है। चलिए, दैट्स फॉर द बेसिक। क्वेश्चन नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन टू गिव अ पॉलीमर ए। ओके, फिर बोल रहा है देखिए फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। मेरे को ऐसे क्वेश्चन करना बहुत पसंद है। ओके, तो देखिए ए विच ऑन हीटिंग, अब ए को हमने हीट करा, तो विथ और इसमें हमने फॉर्मल्डिहाइड भी डाला SCHO। फिर बोल रहा है गिव्स द थर्मोसेटिंग पॉलीमर दैट इज बी। ठीक है, दो चीज आ गई। फिर बोल रहा है नेम द पॉलीमर्स, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉलीमर्स। चलिए करते हैं। ओके, तो देखिए अगर आप फिनॉल दैट इज दिस वन, ओके, ये OH और साथ में SCHO डालेंगे। ओके, ये कुछ अपन बेसिक एजेंट ले लेते हैं, तो आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसा बनता है। यहाँ पे आ जाएगा OH, हियर इट कम्स CH2OH। ओके, तो ऐसा कुछ कंपाउंड आता है, और साथ ही साथ एक और कंपाउंड आता है बेसिकली, दैट इज इसका दूसरा पार्ट, ये तो हो गया हमारा ऑर्थो एंड पैरा पार्ट, दैट इज CH2OH। ओके, तो देखिए अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है। ओके, दैट इज द इंटरमीडिएट। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब उसके बाद में हमें इसका हीटिंग भी करना है। चलिए वो देखते हैं। तो जो पॉलीमर ए होता है ना, दैट इज ए, दैट इज नॉर्मल। ओके, अब अगर हम वहीं पे अब दूसरा पार्ट को देखें, ओके, तो हमारा फर्स्ट थिंग तो ये आ गया था, ये हो गया हमारा OH। मैं सिर्फ ऑर्थो वाला पार्ट ले रहा, CH2OH, और इसके हम एन टाइम्स बनाते हैं फॉर मेकिंग पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन करवा देते, तो माइनस ऑफ एन टाइम्स ऑफ H2 बनेगा। तो देखिए अब ये जो पॉलीमराइजेशन कराया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। CH, ये आ गया बेंजीन, ये ऊपर आ गया OH, फिर यहाँ पे CH2, फिर ऐसे कनेक्टेड होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। ये ऐसा पॉलीमर है ना, तो ये बढ़ते ही रहेगा, और इसकी ऐसे एन टाइम्स ऑफ चेन चलती रहेगी।
कि ये जो बनता है इट इज अ नोवेलेक। ओके, तो ये यही चीज था, नोवेलेक हमें जो बताया गया था। ओके, अब इसमें आपने हीट करा विद HCHO टू फॉर्म दैट प्रोडक्ट बी, तो वो जो बी प्रोडक्ट है वो हम इस पेज पे बनाएंगे। तो वो बी जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिंपली, अगर आपने नोवेलेक, आपको मैं एक चीज बता दूं, नोवेलेक। ओके, नोवेलेक को जब आप हीट करते हैं विद HCHO, तब आपके पास बनता है नथिंग बट अ बेकेलाइट पॉलीमर। और बेकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मूला कुछ नहीं होता। अगर आप सिंपल ऐसा बस बेंजीन बनाइए, दैट इज सिंपली नोवेलेक बनाते चाहिए, CH2 ऐसे बनाते जाइए। यहाँ पे OH डालिए, फिर CH2 डालिए, फिर से और एक डालिए, फिर एक बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे OH, ये हो गया हमारा CH2। ओके, फिर यहाँ तक रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे CH2, फिर इसको फिर से जोड़िए, फिर यहाँ पे फिर से अपना बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए। यहाँ नीचे में आ गया OH, यहाँ CH2, फिर यहाँ पे और जोड़ दीजिए। ओके, तो ये इस साइड जुड़ता है, सॉरी। फिर नीचे आ जाएगा आपका OH। ओके, सो आप ऐसे करते रहिए, ठीक है। फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए। मैं ऐसा पूरा नहीं बनाऊंगा, फिर ये हो जाएगा हमारा OH। ओके, यहाँ CH2, फिर यहाँ बीच में CH2, ये ऐसे जुड़ गया। ओके, सो दिस इज नथिंग बस बेक लाइट। ओके, so that was the structural thing which was asked in this question. Okay, so I think I have given the question of Novelec A, Novelec B. Okay, reaction involvement भी बता दिए, सारे क्वेश्चन भी आसान। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन 56 बोल रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोथ आर द पॉलीमर ऑफ विथिन बट दे आर मार्क डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। आई थिंक दिस क्वेश्चन हमने कर लिया था। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका है। फिर भी मैं आपको एक बार के लिए आपको बता ही देता कि सिंपल सिंपल डिफरेंस बता देता, बाकी इसका मेजर डिफरेंस आपको मैंने करा चुका है। ओके, तो एलडीपी जो होता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000 टू 2000 एटमोस्फियर। ओके, एट टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 350 से 750 केल्विन तक लेते हैं। ओके, और वहीं पे अगर हम बात कर ले फॉर दैट एचडीपी। ओके, अगर हम बात कर ले एचडीपी दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीमर। हाई डेंसिटी पॉलीमर में क्या होता है पता है, दिस इज एडेड पॉलीमराइजेशन। ओके, यानी कि जो इथीन होता है, इथीन, इसमें हमारा इथीन जो रॉ पॉलीमर होता है इज एडेड पॉलीमराइज्ड इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ हम कुछ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, कार्बन सॉल्वेंट in presence of Ziegler-Natta catalyst, presence of a catalyst such as Ziegler-Natta catalyst। ओके, और या फिर कह सकते हैं ट्राई थाइलेल्यूमिनियम, एक और चीज होता है। ओके, और इसमें जो टेम्परेचर की रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज दिखा दूं मैं, तो 333 केल्विन टू 343 केल्विन। ओके, दैट इज 333 टू 333 Kelvin. Okay, so that's sorry for this board issue. I will just figure it out in the next class. Okay, whenever I will be taking. चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। तो बोल रहा है कौन सा पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है जब आप हीट करते हैं, या कौन सा पॉलीमर ओके, कौन सा पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है ऑन हीटिंग एंड हार्ड हो जाता है ऑन कूलिंग। फिर बोल रहा है व्हाट आर द पॉलीमर्स विद दिस प्रॉपर्टी कलेक्टिवली कॉल्ड, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन सच पॉलीमर्स एंड, और ये सारी चीज बोलो। देखिए, इसमें बेसिकली थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर आते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं करते हैं थर्मो प्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच इन पॉलीमर। ओके, so these are slightly linear or slightly branched chain polymer। ओके, और इसके साथ साथ क्या होता है इन टाइप के पॉलीमर में, पता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रा
मॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। और इसी की वजह से पता है कि ये जो पॉलीमर होते हैं दैट आर सॉफ्टनेस ऑन हीटिंग। ओके, तो इसमें कुछ इलास्टोमर्स भी प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सो इट्स दिस इट सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड hardens and hardens on cooling. Okay, so that was the question regarding this thing. Okay, so this is the thing. अब उसके बाद में उसने कुछ और एक और चीज बोला है अबाउट थर्मो सेटिंग पॉलीमर। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये तो हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक, थर्मो सेटिंग पॉलीमर। ओके, अब बात करते हैं हम अपने थर्मो सेटिंग पॉलीमर के बारे में। ठीक है? तो देखिए, जो थर्मो सेटिंग पॉलीमर होते हैं ना, ओके, ये हमारे क्रॉस, वो तो लीनियर थे, ये हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। साथ ही साथ ये पॉलीमर जब आप हीट करेंगे तो ये क्रॉस लिंकिंग जो होती है पॉलीमर होते हैं ना, वो क्रॉस लिंकिंग से मोल्ड में कन्वर्ट होने लगते हैं ऑन हीटिंग। ये आपको याद रखना है। और ये जब आप इसे हीट करते हैं तो आप ये इसे किसी और दूसरे फॉर्म में फ्यूज़ेबल नहीं कर सकते। ओके, सो दीज़ आर इनफ्यूज़िबल ऑन हीटिंग। और एग्ज़ाम्पल के लिए ले लें हम, तो बेकेलाइट एंड, और साथ ही साथ क्या होता है, एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन। ओके, सो दैट्स द ओके, सो आई थिंक ऑल दैट्स ऑल। ओके, सो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फेस्ड इन दैट बोर्ड प्रॉब्लम। ओके, but I think you have understood all the questions. I have write down all the information regarding all the questions in that board also. Okay, so आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो ओके, ठीक है, बाय बाय। We will meet in next lecture with some another new chapter. Okay.